नमस्कार। P3 भारत पर आपका स्वागत है। वर्तमान में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए, इसका क्या औचित्य है, इस पे तमाम धारणाएं और तमाम विचार आ रहे हैं और हम इसको सम अप करने के लिए सचदेवा जी से बात करते हैं, जो वैचारिक विश्लेषक भी हैं और राजनीतिक समझ रखते हैं। ये नया क्या क्रम है जो कि ये जातीय जनगणना की तो बात समझ में आती है, उससे योजना आयोग और ये नीति आयोग भी चलता है रहा है, पर अब ये जातीय जनगणना से क्या चलाना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है, जहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल है, कि जब भी कोई मुद्दा राजनीतिक स्तर पर उठाया जाता है जी, तो उसके पीछे उद्देश्य जरूरी होता है जी। अनावश्यक तरीके से कोई मुद्दा उछाला नहीं जाता है, उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा होता है जी। तो मुझे लगता है कि जब ये राजनीतिक दल नेशनल स्तर पर ये मुद्दा उठाने लगे हैं, क्योंकि अभी आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इस पे जो है पूरे देश भर में जन जागरण करूंगा जातिगत जनगणना की। इसका अंदर है कि वो चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं जी। यानी कि एक तरह से जी, विपक्षी लोग इस विचार पर आ गए हैं कि जातिगत मुद्दा उठाया जाए, तो उसके पीछे उनका एक हिडन एजेंडा है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जी, ये देखिए, वीपी सिंह जी भी ये जातीय जनगणना को लेके आगे बढ़े थे, मंडल कमीशन को लेके जी, और परिणाम आपको मालूम ही है, अपनी उनकी आरक्षण का मुद्दा था। नहीं, जातीय जनगणना अल्टीमेटली ये भी तो आरक्षण का भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पहले इन्होंने फर्स्ट स्टेप बताया, अभी जातिगत जनगणना कराई जाए, फिर उसके बाद वो डिमांड करेंगे कि सबका वो, जैसे कि वो भाषा बोली जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी उतनी ही। तो लेकिन वो जिम्मेदारी के मामले में भागीदारी कोई नहीं करना चाहता है, अधिकारों के प्रति भागीदारी करना चाहता है। तो पहला फर्स्ट फेज तो उनका जातिगत जनगणना कराना है जी, आगे उसका क्या होगा, लेकिन हाँ, तो उसमें उनका जो उद्देश्य है वो देश में इस बात को फैलाना चाहते हैं। जी, मैं मंडल कमीशन पूर्व की बात करता हूँ। मुझे ध्यान है, मैंने एक इंटरव्यू लिया था कपूरी ठाकुर साहब का जी, वो बहुत बड़े सामाजिक संरचना के जानकार थे जी, और मैंने उनसे यही पूछा था, आप इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जी भी रह चुके हैं, और बाय द वे उस इंटरव्यू में शरद यादव जी भी थे। मैं कहा, आप इसके लिए क्यों लगे हुए, इससे फ़ायदा क्या होगा? बिहार में आप इतनी बार सरकार में रहे, कुछ कर नहीं पाए। तो ये प्रश्न आज भी यक्ष प्रश्न है। नहीं, उस समय क्या जवाब दिया उन्होंने? फिर उन्होंने कहा, वही सामाजिक संरचना की जानकारी होनी चाहिए, अपडेटेड रजिस्टर होने चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा था, उन्होंने इससे आगे ना विधानसभा और ये विधायिकाओं में आरक्षण की बात करी थी, ना नौकरियों में आरक्षण की। बोले पिछड़ा वर्ग की बात उन्होंने करी थी, उन्होंने कहा ये होना चाहिए। लेकिन इस समय जो जातिगत मुद्दा उठाया गया है जी, उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। यदि आप पिछले कुछ वर्षों की प्रेजेंट सरकार की वर्किंग को देखें तो 2014 से उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए हैं जो मुगल कालीन अत्याचारों को के बदले में वो अपनी वापसी एक विशेष धर्म के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी क्रम में उन्होंने सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है जी। सनातन संस्कृति बढ़ाते बढ़ाते वो लोगों को राष्ट्रीयता की तरफ ले गए हैं जी। ऐसी स्थिति में जो हमारा हिंदू वोटर है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है जी, जबकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा पहले इस तरह से था कि हिंदू जो है बटे हुए थे विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से, वो एक तरह से फॉलोअर थे कि अगर वो कांग्रेस के फॉलोअर तो चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हिंदू भी फॉलोअर्स थे। लेकिन अब जो प्रेजेंट सरकार है उनकी कार्यप्रणाली, यदि आप अभी 1 जनवरी से माहौल देखें तो हमारा देश जो है प्रभु श्री राम मंदिर से राम राज्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मर्यादा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्थापित करके, जो 500 वर्ष के बाद मुगल लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार के बाद हम अपने एक मंदिर को वापस ले पाए हैं। तो उसमें हिंदू वोटर्स जो है कंसोलिडेट हो गया है। चाहे वो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उत्तर प्रदेश को लेके देखिए, सपा जो है ये विश्वास करती थी कि यादव वोटर उनके पास हैं
और मुस्लिम वोटर्स पे वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे जी, तो वो ये मानकर चलते थे कि मुस्लिम और यादव के समीकरण से वो सीट्स जीत जाएंगे जी, लेकिन ऐसी स्थिति में अब यादव वोटर्स भी जी, वो हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है और वो हिंदू कंसोलिडेशन होने पर 80 और 20 की लड़ाई शुरू हो गई है। जी, तो ऐसी स्थिति में राम राज्य की तरफ जाते हुए राजनीतिक दलों को लग रहा है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए और हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाकर हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, तो उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है। तो ये हिंदू जो सरकार की प्रणाली है उस प्रणाली को देखते हुए उन्होंने दीर्घकालीन पॉलिसी बनाई है कि जातिगत मुद्दा फिर से उठाया जाए और उसमें जातियों में हिंदुओं को फिर से बांटा जाए। तो ऐसा मेरा सोच है। तो आपको जो जातिगत की बात है तो उसके पीछे हिडन एजेंडा उनका ये है, आपका क्या कहना है? मैं आपको फिर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमारे लालू यादव जी हैं जी, इनके परिवार में तो एक कृष्णपंथी हैं जी, बाकायदा वृंदावन भी आते हैं जी, हैं? और रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, जी, ब्राह्मण आंदोलन कर रहे हैं जी, हैं? केवट जो कि निषाद समुदाय के थे उनका सम्मान हो रहा है। अब इसको भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, इससे इनका क्या मतलब क्या सोचते हैं ये? देखिए मैंने आपसे कहाँ तक जाएंगे ये? मैंने आपसे कहा कि सारा विपक्षी दल डरा हुआ है कि जो इस समय सत्ताधारी दल है उसने इस तरह की गोटे फैलाई हैं कि अगर वो ओबीसी की तरफ जाते हैं तो वो ओबीसी की तरफ उनका ओबीसी के लिए काम उनका नजर आता है, यदि दलितों की तरफ नजर आता है तो उनका दलितों की तरफ भी काम नजर आता है। और इसलिए इन सब की काट करने के लिए विपक्षी दलों ने जातिगत मुद्दा दिया, लेकिन जातिगत मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने तुरंत लपकते हुए ये कहा कि मेरे लिए तो जाति केवल एक है, गरीब, यानी कि उन्होंने उनकी भी काट ढूंढ ली है। तो मुझे नजर आता है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, अगर आप पिछले समय में कार्यप्रणाली देखें तो इस सरकार ने सबका विकास सबके साथ के साथ साथ जितनी भी योजनाएं बनाई उनमें मुस्लिम्स का काफ़ी भला हुआ और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर भी ये समझने लगा है कि मुझे मुगलों और मुस्लिमों में अंतर करना है। जी, तो भारत का मुस्लिम बहुत समझदार है। उसको पहले जो उनके जो कंसोलिडेट करने वाले लोग थे, उनके लीडर्स थे, वो इस तरह से चलाते थे। तो उनके मुस्लिम समुदाय की एक जो मुझे गलती नज़र आती है कि वो देशभक्त होने के बाद, लेकिन जब उनके कुछ व्यक्ति जो हिंसक घटनाएं करते हैं तो उसमें वो उनका विरोध नहीं कर पाते, इसलिए उनकी विश्वसनीयता नहीं बन पाई। लेकिन अब मुस्लिम लोग ये समझने लगे हैं कि देश का जो इस समय प्रमुख सत्ताधारी दल है उससे कुछ डर नहीं लग रहा है। तो विपक्षी दलों को लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय भी जी, जो एक कंसोलिडेशन करता था कि वो ऐसे दल को जिताएंगे जो केवल बीजेपी को हरा पाए, वो बात अब मुस्लिम्स के दिमाग से भी हट रही है। वो मेरिट्स के हिसाब से बात करेंगे और आने वाले समय पर डेवलपमेंट की बात पर राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये इन विपक्षियों ने जातिगत मुद्दा उठाया है। अच्छा ये बताइए कि ये हिजाब वाला और आपके इसके बाद जो 5 टाइम की नमाज वाला, मदरसे वाला, ये मुद्दे लेके कुछ अब प्रासंगिकता रहेगी? देखिए मैंने जब जैसे कहा कि देश राम राज्य की तरफ जा रहा है जी, मर्यादा सिखाने की कोशिश की जा रही है राम मंदिर से राम राज्य की तरफ जी। तो जब मर्यादा सिखाई जाएगी तो क्या सही है क्या गलत है, बच्चे का विकास या धार्मिक एजुकेशन दी जाए, इस पर मुस्लिम्स को भी समझाया जाएगा कि मदरसों पर ध्यान ना देके और उनको आधुनिक तरीके से शिक्षा दिलवाई जाए ताकि वो इतनी चीज़ें समझ सकें कि वो उनका भी विकास हो सके। अगर आप देखें तो मुस्लिम्स अपने आर्थिक स्तर पर भी उनका विकास कम हुआ है क्योंकि उनके ऊपर धार्मिक उन्माद से लोगों की स्थिति थी जी। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम्स भी अपने आकाओं की बात नहीं मानेंगे और नरेंद्र मोदी के साथ चलेंगे। और अभी देखिए और एक परिस्थिति और भी हो सकती है जी। कि मुस्लिम्स में पहले क्या होता था कि वो मैंने जैसे कहा कि वो ऐसे दल को वोट देते थे जो बीजेपी को जिताता था जी। लेकिन अब मुस्लिम को एक चीज लगने लगी है कि राष्ट्रीय स्तर पर
क्षेत्रीय दल उनके कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को देना चाहेंगे जी, यदि मुस्लिम कुछ परसेंटेज क्षेत्रीय दलों को देंगे जी, और जो समझदार मुस्लिम होंगे वो बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटर जो कंसोलिडेट होता था वो मर्यादा की स्थिति में दिखेगा, और ऐसी स्थिति में उनको मुद्दे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जातिगत मुद्दा उठाया है। लेकिन दोस्तों, मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि इस देश में आने वाले समय पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा अपने आप में राजनीति से दूर हो जाएगा और मुस्लिम पक्ष भी मेन स्ट्रीम पर आकर विकास के नाम पर वोट देगा, और उन्हें ये महसूस होने लगा है कि सबका विकास सबका साथ एक सही बात है और वो नरेंद्र मोदी के साथ रह सकते हैं। और 2024 में इलेक्शन मुड़ता हुआ नजर आ रहा है सत्ताधारी पक्ष की तरफ, और वो फिर से तीसरी बार रिपीट करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें मुस्लिम आगे आकर मुगलों के द्वारा किए गए गलत काम या पिछली सरकारों के द्वारा किए गए तुष्टीकरणों के नियमों को बदलते समय सरकार का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं 2024 के बाद क्या राजनीति करवट लेती है। धन्यवाद।